चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 50,000 साल पीछे, एक ऐसे दौर में जिसे अपर पैलियोलिथिक यानी उत्तर पुरा पाषाण काल कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की हिम्मत, चुनौतियों और उनकी जबरदस्त क्रिएटिविटी की कहानी है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे होमो सेपियंस ने एक ऐसी दुनिया का सामना किया जो पूरी तरह बर्फ में डूबी हुई थी, और वो न सिर्फ उसमें जिए बल्कि अपनी सोच और कला से उस पर जीत भी हासिल की। तो इस कमाल की यात्रा को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो बर्फीली दुनिया आखिर थी कैसी। दूसरा, हमारे पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए कौन से कमाल के औजार बनाए। तीसरा, उनके दिमाग में अचानक इतनी क्रिएटिविटी, इतना आर्ट आया कहाँ से। चौथा, उन्होंने उस मुश्किल माहौल में जीना कैसे सीखा। और आखिर में उस आइस एज ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, और हमारे पूर्वजों की कहानी का बैकग्राउंड था बर्फ। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। चारों तरफ विशाल ग्लेशियर और बर्फीली हवाएं। तो जब हम उत्तर पुरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 50,000 से 12,000 साल पहले के एक बहुत लंबे समय की। इस दौर का जो पीक था वो आया करीबन 24,000 साल पहले, जिसे लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहते हैं। मतलब ये वो वक्त था जब धरती अपने सबसे ठंडे दौर में थी और दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ की मोटी मोटी चादरों में जम चुका था। जरा सोच कर देखिए, हमारे पूर्वज अफ्रीका के गर्म माहौल से निकलकर यूरेशिया के इन बर्फीले मैदानों में पहुंचे थे। नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोप का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका था। यहाँ तक कि एंडीज और किलिमंजारो जैसे पहाड़ों पर भी ग्लेशियर थे। ये सिर्फ ठंड नहीं थी, ये सर्वाइवल की एक जबरदस्त लड़ाई थी। और सामने कौन थे? विशालकाय मैमथ, ऊनी गैंडे और गुफाओं में रहने वाले खतरनाक शेर। तो सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात में कोई जिंदा कैसे रह सकता है? जवाब एक शब्द में है, इनोवेशन। हमारे पूर्वजों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, उनका दिमाग। और इसी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति को जन्म दिया जिसने हमेशा के लिए इंसानियत का इतिहास बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ पत्थर के औजारों में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। पहले के जो मोटे भारी भरकम औजार थे, उनकी जगह अब आ गई थी ब्लेड टेक्नोलॉजी की, जिसे एक्सपर्ट्स मोड 4 टूल इंडस्ट्री भी कहते हैं। इस टेक्निक से पत्थर के एक ही टुकड़े से कई गुना ज्यादा लंबी और तेज धार वाले ब्लेड निकाले जा सकते थे। मतलब कम पत्थर से ज्यादा और बेहतर औजार। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे मामूली दिखने वाले औजारों से आते हैं। और ब्यूरीन, जो एक साधारण सी पत्थर की छेनी जैसा दिखता था, एक ऐसा ही औजार था। ये एक असली गेम चेंजर था, एक ऐसा टूल जिससे दूसरे टूल बनाए जाते थे। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि ये समझिए कि औजार बनाने की एक पूरी फैक्ट्री की चाबी थी। ब्यूरीन की वजह से ही हमारे पूर्वजों ने पहली बार हड्डी, बारहसिंगे के सींग और मैमथ के हाथी दांत जैसे नए मटेरियल्स पर काम करना सीखा। ये चीजें पत्थर से हल्की थी लेकिन उतनी ही मजबूत। जहां पत्थर टूट सकता था, वहीं हड्डी और सींग में थोड़ा लचीलापन था, जिससे उन्हें और भी मुश्किल शेप दिए जा सकते थे। और इस एक इनोवेशन ने तो जैसे संभावनाओं की पूरी दुनिया ही खोल दी। अब हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे औजार बना सकते थे जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे अलग हो सकने वाले हार्पून जो शिकार के अंदर ही फंस जाते थे, या फिर भाला फेंकने वाला यंत्र जिसे एटलैटल कहते हैं, जिसने शिकार करने की दूरी और ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। और शायद सबसे जरूरी, हड्डी से बनी बारीक सुइयां। ये इंसान के बनाए पहले कंपाउंड टूल्स थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल क्रांति अकेले नहीं आई। बेहतर औजारों ने सर्वाइवल को थोड़ा आसान किया, जिससे लोगों को सोचने का ज्यादा वक्त मिला। और इस वक्त का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग के दूसरे हिस्सों को जगाने में किया। ये दौर था कला का, सिंबल्स का और गहरी सोच का, एक ऐसा धमाका जिसे हम बिहेवियरल मॉडर्निटी कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ। ये छोटी सी मूर्ति 1908 में ऑस्ट्रिया में मिली थी, और ये करीबन 30,000 साल पुरानी ग्रेवेटियन संस्कृति का हिस्सा है। ये एक खास तरह के चूना पत्थर से बनी है और इस पर लाल रंग के निशान भी हैं, जो शायद किसी रस्म रिवाज का हिस्सा रहे होंगे। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है, जिस चूना पत्थर से ये मूर्ति बनी है वो विलेंडोर्फ के आसपास कहीं मिलता ही नहीं।
रिसर्चर्स का मानना है कि ये पत्थर लगभग 200 किलोमीटर दूर से लाया गया था, आज के चेक रिपब्लिक के पास से। ये साफ दिखाता है कि उस जमाने में भी लोग लंबी यात्राएं करते थे, व्यापार करते थे या फिर अलग-अलग ग्रुप्स के बीच गहरे रिश्ते थे। और इसी ने एक्सपर्ट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर इन वीनस मूर्तियों का मकसद क्या था? ये क्या दिखाती थीं और इन्हें बनाने वालों के लिए ये इतनी खास क्यों थीं? इसको लेके कई थ्योरीज हैं। पहले माना जाता था कि ये शायद फर्टिलिटी की देवी या धरती माता की मूर्तियां हैं। एक और दिलचस्प थ्योरी ये है कि ये महिलाओं के बनाए सेल्फ पोर्ट्रेट्स हो सकते हैं। लेकिन आज एक नया आइडिया ये है कि ये एक तरह के सोशल टूल्स थे, अलग-अलग ग्रुप्स के बीच पहचान के सिंबल जो इस वीरान दुनिया में एक दूसरे से जुड़ने और रिश्ते बनाने में मदद करते थे। लेकिन आर्ट सिर्फ छोटी मूर्तियों तक ही सीमित नहीं था। यूरोप की गहरी अंधेरी गुफाओं के अंदर हमारे पूर्वजों ने कमाल की आर्ट गैलरीज बनाई थी। लैस्को और चौविट जैसी जगहों पर उन्होंने मशाल की हल्की रोशनी में बाइसन, घोड़े और हिरनों की तस्वीरें बनाई। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये उन जानवरों के बारे में उनकी गहरी समझ का सबूत थीं। वो इतनी सटीक थीं कि आज के वैज्ञानिक भी इन पेंटिंग्स को देखकर बता सकते हैं कि ये साल के किस मौसम में बनाई गई हों। और सिर्फ देखने वाला आर्ट ही नहीं, हमारे पास म्यूजिक का भी सबसे पुराना सबूत है। जर्मनी की गुफाओं से 40,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बांसुरियां मिली हैं, जो गिद्ध की हड्डी, भालू की हड्डी और यहाँ तक कि मैमथ के हाथी दांत से बनी हैं। ये कल्चर की एक और परत को दिखाता है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वे जिंदगी को जी रहे थे, अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे थे और एक समाज बना रहे थे। तो हमने देखा कि हमारे पूर्वज दिमागी और तकनीकी तौर पर कितने आगे थे। अब देखते हैं कि उन्होंने इन स्किल्स का इस्तेमाल दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक में जिंदा रहने और वहां महारत हासिल करने के लिए कैसे किया। उस युग का शायद सबसे जरूरी आविष्कार था आंखों वाली सुई। ये करीबन 30,000 साल पहले सामने आई। ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल था, हड्डी का एक नुकीला टुकड़ा जिसमें धागे के लिए एक छेद था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। यही वो छोटी सी चीज थी जिसने इंसानों को आर्कटिक जैसे मुश्किल माहौल में बसने की हिम्मत दी। सुई के आविष्कार ने हमारे पूर्वजों को पहली बार फिटिंग वाले कपड़े बनाने की ताकत दी। अब वो सिर्फ खाल को लपेट नहीं रहे थे, वो जानवरों की नसों या पौधों के रेशों से बने धागों से खाल के टुकड़ों को सिलकर कई लेयर्स वाले कपड़े बना रहे थे। ये बिल्कुल आज के मॉडर्न माउंटेनियरिंग गियर की तरह था। अंदर नमी सोखने वाली लेयर्स से लेकर बाहर वाटरप्रूफ पैंट और पार्का तक, जो उन्हें जमा देने वाली ठंड से बचाते थे। कपड़ों के साथ साथ घर भी उतना ही जरूरी था। सर्दियों में वो चट्टानों के नीचे बने नेचुरल शेल्टर्स का इस्तेमाल करते थे। इन गुफाओं को वो खाल के पर्दों से ढककर और अंदर टेंट बनाकर और भी गर्म बना लेते थे। बीच में जलती आग की गर्मी चट्टान से टकराकर वापस आती थी, और गर्मियों में जब जानवर मैदानी इलाकों में चले जाते तो वो भी उनके पीछे जाते और मैमथ की हड्डियों के ढांचे पर खाल से ढकी झोपड़ियों में रहते थे। तो ये थी उत्तर पुरापाषाण काल में इंसानी क्रिएटिविटी और सर्वाइवल की एक शानदार कहानी। चलिए अब जल्दी से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब कुछ अच्छे से याद रहे और हम इस युग की विरासत को समझ सकें। अच्छा, तो टाइमलाइन के हिसाब से उत्तर पुरापाषाण काल को कई कल्चरल स्टेजेस में बांटा गया है। जो जरूरी नाम हमें याद रखने हैं वो हैं ऑरिग्नेशन, जब आर्ट और म्यूजिक शुरू हुआ, फिर ग्रेविटियन जो वीनस मूर्तियों का समय था, उसके बाद सोल्यूट्रियन जो अपने बेहद खूबसूरत पत्थर के औजारों के लिए जाना जाता है, और आखिर में मैग्डालेनियन जो केव आर्ट और हड्डी के काम का पीक था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, एडवांस्ड ब्लेड टेक्नोलॉजी जिससे औजार बेहतर बने। दूसरी, ब्यूरिन वो टूल मेकर जिसने हड्डी पर काम करना मुमकिन बनाया। तीसरा, इटलैटल जिसने शिकार को ज्यादा असरदार बनाया। और चौथा, आंखों वाली सुई जिसने फिटिंग वाले कपड़े बनवाकर आर्कटिक में भी जिंदगी को मुमकिन कर दिया। और हाँ, कल्चरल इनोवेशंस को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। कमाल की केव पेंटिंग्स, वीनस ऑफ विलेंडोव जैसी पोर्टेबल आर्ट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का बनना, और ये सब मिलकर जिस एक चीज की तरफ इशारा करते हैं वो है गहरी सोच और बड़े बड़े सोशल नेटवर्क्स। ये सिर्फ सर्वाइवल के टूल्स नहीं थे, ये एक फलती फूलती संस्कृति की नींव थी। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, ये जो 40,000 साल लंबा क्रिएटिविटी का दौर था, ये सिर्फ आइस एज में जिंदा रहने के बारे में नहीं था,
इसने वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में खेती, शहर और हमारी आज की मॉडर्न दुनिया बनी। सवाल ये है कि इस एक दौर ने आने वाले पूरे इंसानी इतिहास का मंच कैसे तैयार किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि हमारी जड़ें असल में कितनी क्रिएटिव और मजबूत हैं।